Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all of you. We are back with yet another book launch event. This is Ridhima Kapoor on behalf of Team Adhyan Books, and I'm here to virtually launch a book titled How I Claimed My New Life, a Cancer Survivor's Guide to Healing the Body Through the Mind, authored by Miss Srabani Dalal. Before we start this conversation with author herself, I would like to give a quick introduction of Miss Rabani Dalal. The author is a woman who has navigated through diverse professional roles and life experiences. She is a sociologist, social development professional worker, as a program officer, capacity building through OTELP, contributing her skills to create positive changes in the various capacities. Drawing upon her rich background in capacity building and personal growth, she is committed to guiding individuals on their own transformative journeys. Fast forward to 2023, and she found herself facing the challenging reality of an ovarian cancer. With unwavering strength and the support of an incredible medical team, she underwent a surgery, taking chemo sessions, marking the beginning of her road to recovery. So, without any further delay, let's call upon stage Srabani Dalal. या Hi, ma'am. हाय How are you? रिधिमा। आई एम गुड डियर। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. So, पहली बात तो I would like to welcome you on this book launch event. So, आपको कैसा लग रहा है? आपकी बुक लाइव हो चुकी है और इनफैक्ट आज ही लाइव हुई है. Just few minutes ago the book got live. तो आपको कैसा लग रहा है कि आप एक पब्लिश्ड ऑथर बन गए हैं? Amazon पे आपकी बुक लाइव है. या एक्चुअली ये मोमेंट तो मेरा ड्रीम कम ट्रू जैसा मोमेंट है, क्योंकि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं एक ऑथर बन सकती हूँ। जबकि मैंने पहले भी कोर्स लिया हुआ था, पर मुझे नहीं यकीन आ रहा था कि मैं कभी कुछ सीख सकती हूँ। पर अभी जो मैं कैंसर के थ्रू गई, मुझे लगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, वो दूसरों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं हॉस्पिटल कभी भी विज़िट में जाती हूँ, तो सब मुझे आके पूछते हैं, "आप कैसे इतना पॉज़िटिव रह लेते हो? आपको तो देख के पता ही नहीं चलता कि आप केमो के अंडर जा रहे हो।" और दूसरों को इतना रिएक्शन होता है केमो में, बहुत लाइफ़ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो मुझे लगा जो एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिला, मैं कहाँ-कहाँ ढूँढती रही, कहीं बुक में, कहीं नेट में, तो शायद हो सकता है कि मैं वही उसी तरह की पेशेंट को एक गाइडलाइन दे पाऊँ कि कोई भी बीमारी वो तो आता है, पर आप कैसे उसको फेस करते हो वो आपका बहुत मायने रखता है, आप अपने लाइफ में कैसे आगे जाते हो। इसी के लिए ही ये बुक राइटिंग है। थैंक यू। वाओ वाओ मैम एंड सल्यूट टू द स्पिरिट जो आपने इतनी पॉजिटिविटी से इतनी बड़ी बीमारी के बारे में बता दिया और इतना मुस्कुराते हुए आपने इस चीज को बताया. सो सल्यूट टू योर स्पिरिट. सो बिफोर हम आपकी बुक के के बारे में बात करें, आपके बारे में बात करें, हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा हमें बताइए कि आपका हुँ। बचपन कैसा था, आपका बैकग्राउंड कैसा था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्रोफेशनली आपने क्या क्या किया है, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. तो एक्चुअली मेरा जो चाइल्डहुड है, हम लोग ओडिशा के नेटिव हैं। ओडिशा भुवनेश्वर में अभी मैं रहती हूँ, बट एक्चुअली माय नेटिव बिलॉन्ग्स टू ओडिशा वेस्टर्न साइड, वो संबलपुर, बरगढ़ वो साइड में, जो थोड़ा-सा रिमोट एरिया होता है नॉर्मली। और उसी तरह की फैमिली जो अपब्रिंगिंग भी मेरा हुआ है कि ज़्यादा बोलो मत, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मत दिखाओ, लड़कियों को ये शोभा नहीं देता, एंड यू हैव टू ओबे अदर्स, स्पेशली एल्डर्स। तो वैसे वाली अपब्रिंगिंग थी। तो एनी हाउ आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसा कि मेरा बैकग्राउंड सोशियोलॉजी का है, तो आई जॉइंड सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। जैसे आपने अभी पढ़ा OTELP, दैट इज ओडिशा ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो उसी में मैं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर थी, जिसमें हम लोग जो भी गवर्नमेंट का स्कीम्स आते हैं, उसी के ऊपर हमें ट्रेनिंग देना होता है। तो हमारा एक एनुअल प्लानिंग होता है, फिर वो रिमोट एरिया में होता है, जैसे कि ट्राइबल लोग तो अर्बन एरिया में नहीं रहते हैं। तो लॉट्स ऑफ ट्रैवल आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दैट जॉब। ऐसा होके फिर पोस्ट मैरिज जब बच्चे हुए, फिर मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। उसके बाद मेरा बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया। तो ये जो गैप हो गया, उसी टाइम मैंने महसूस किया
कि बचपन की जो अपब्रिंगिंग थी ना कि ज़्यादा बोलो मत, आप जॉब के टाइम में कुछ दूसरे थे, पर जब घर वापस आ गए, ऐसा हो जाता है ना वो माहौल जब इन-लॉज़, जॉइंट फैमिली सबके बीच एडजस्ट करते-करते कहीं आप फिर से दब जाते हो। फिर से लगता है कि ये कहाँ मैं आ गई। आपका वही लो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जिसको हमें डील करना आना चाहिए। तो उसी के लिए मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी औरतों की यही प्रॉब्लम है कि पहले तो जॉब करते हैं, फिर बच्चे मैरिज से लेके जॉब छोड़ देते हैं, फिर लगता है अरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। घर के लिए इतना करते हैं सुबह से रात तक, पर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं आती। इसी के वजह से वो सोसाइटी में वो डिग्निटी नहीं मिलती। कभी घर पे भी सब टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि घर पे तो है, सब सँभालना इसका ज़िम्मेदारी है। तो वैसे वाली प्रॉब्लम मैंने फेस किया। एनी हाउ तो फिर मैंने खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया। ड्यूरिंग दैट टाइम आई ट्राइड टू चेंज माय लाइन एज़ अ लाइफ कोच। मैंने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कोर्स करके उसी का सर्टिफिकेशन करके फिर मुझे लगा कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर तो कुछ करने जा रही हूँ। जैसे कि मेरा ट्रेनिंग बैकग्राउंड है, अभी मैंने इतना सारा लाइफ एक्सपीरियंस ले लिया, तो दोनों को मिला के मैं बहुत अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट के बैकग्राउंड में ट्रेनिंग देने वाली हूँ। ऐसे करते-करते फिर ये कैंसर आ गया। कैंसर जब आ गया, फिर मुझे लगा मेरा तो फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आपको पता होगा नहीं भी पता होगा। कैंसर जब होता है ना, वो डॉक्टर सारे देखते हैं कि जेनेटिक किसी का है क्या, तो हमारे फैमिली बैकग्राउंड में किसी का भी नहीं है, पर मुझे है। मुझे क्यों है? मुझे वो समझ में नहीं आया। मुझे लगा मैं तो इतना एक्सरसाइज़ करती हूँ, रोज़ का 1 घंटा कैसे भी करके मैं योगा या फिर प्राणायाम ऐसे करके लेती हूँ। मैं तो इतना पॉज़िटिव रहती हूँ क्योंकि मैं लाइफ़ कोच हूँ और दूसरों के साथ डील करती हूँ, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में हेल्प करती हूँ। फिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे कैंसर जैसी बीमारी हो गई। खाली ट्यूमर हो सकता था और कुछ हो सकता था, कैंसर क्यों? फिर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया और नेट के थ्रू भी सर्च किया साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह। बाद में पता चला कि कोई भी डिज़ीज़ जो भी आपको होता है, वो पहले आपके माइंडसेट में आता है। अच्छा। आपने कोई भी चीज़ पकड़ लिया, कहीं पे आपको लगा कि अरे बाप रे! मेरे साथ तो बहुत इनजस्टिस हो गया। मेरे साथ तो ये मैं डिज़र्व नहीं कर रही थी। तो आप फैमिली लाइफ़ में या फिर कहीं पे भी ऑफ़िस लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपको बॉस बोले कि आपको दीदी माँ ये वाला एक काम आ गया है, आपको करना है। तभी आपका एक इम्पोर्टेंट घर पे कुछ है, जैसे बेटी का या बेटे का बर्थडे है, आप 6 ओ क्लॉक हो चुका है, आप चाह रहे हो कि मैं घर घर पे जाऊँ, अभी तो मैं काम नहीं देख सकती। आप क्या करोगे उधर? बॉस को हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? डिपेंड करता है कि वो काम कितना इम्पोर्टेंट है। मे बी हाँ भी बोलना पड़ सकता है। हाँ, हाँ बोल सकते हो, पर अंदर से रेजिस्टेंस आता है। राइट। इससे बेहतर था कि आप ना बोल देते या फिर कुछ टाइम माँग लेते, पर वो नहीं होता है क्योंकि वो हमारा अपब्रिंगिंग है। हमारे इंडियन कल्चर में ही हमें सिखाया गया है कि आपको तो बहुत पोलाइट रहना है, आपको तो हर बात में सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, तभी जाके आप एक अच्छी लड़की बनते हो। नहीं तो पता करेक्ट। नहीं आप में क्या-क्या लेवल सारे लग जाएँगे। तो आपने तो ना कर वहाँ पे हाँ कर लिया सपोज़, पर आपके अंदर से बहुत सारा रेजिस्टेंस आ गया। आप फैमिली में आ गए, बच्चा नाराज़ है, फैमिली वाले नाराज़ हैं, तो किस-किस को लेके आप एडजस्टमेंट करते हो? तो वहाँ पे और क्या आ जाता है, गिल्ट आ गया, बिल्कुल। राइट। फिर थोड़ा-सा फ़ियर आ गया, कहीं बच्चा मुझसे नाराज़ ना हो जाए या फिर अगर मैं बॉस का काम टाइम पे नहीं करती हूँ, तो शायद मेरे जॉब पे आ जाए। तो ऐसे करके हमारे लाइफ में हमें पता नहीं चलता हम कितने सारे इवेंट के थ्रू जाते हैं जिसमें हमें रेजिस्टेंस फियर ये सारे चीजें फेस करनी होती है। तो आप सोचते हो कि ये तो मैंने फेस कर लिया, ये खत्म हो गई, पर वो खत्म नहीं होता। आप उसको माइंड में रिप्ले करते रहते हो। अगर आसानी से छूट गया तो छूट गया, अगर नहीं छूटा तो आप माइंड में रिप्ले करते रहोगे। अरे मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अगर ये कर लेती वो सिचुएशन में तो अच्छा होता। राइट। मैं बिल्कुल। अगर ऐसे डिसीजन लेती या फिर ऐसे रिस्पॉन्ड करती, शायद आज मुझे जो आउटकम मिल रहा है वो नहीं मिलता। बिल्कुल। आपने रिप्ले किया, मुझे पता नहीं इंटेंसिटी क्या है,
So I think there is some connection error from Ms. Dalal's end. So no worries, she'll join us back. So आज हम बात कर रहे हैं एक ऑथर से, उनकी एक बुक लॉन्च इवेंट कर रहे हैं हम, मिस त्रिबानी दलाल, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि हाउ शी रिक्लेम्ड हर लाइफ आफ्टर बीइंग अ कैंसर सर्वाइवर. So I think her connection is back. या Yes, रिद्धिमा, we या lost your हाय. connection. Yes, हाँ, please tell me. तो मैं नहीं जानती वो इंटेंसिटी क्या होगा, कौन सा सिचुएशन होगा, जी. पर आप उसको माइंड में बार बार प्ले कर रहे हो. आपका माइंड नहीं जानता है कि आपको कितने डेंजरस सिचुएशन के थ्रू जाना पड़ रहा है. आप जैसे अपने बॉडी में फील कर रहे हो, वो उसी तरह आपके माइंड में स्टोर करता है, या फिर आपके माइंड में स्टोर करेगा या कहीं पे भी बॉडी में स्टोर करेगा. तो दैट विल क्रिएट अ नॉट, और वो नॉट हो जाता है आपका ट्यूमर. Right. अगर आपको सही टाइम पे पता नहीं चला, वो ट्यूमर बढ़ते गया, तो फिर आपका ब्लड लेवल में वो सारे कंपोजिशन चेंज होते हैं और फिर वो डिक्लेयर किया जाता है कैंसर. या सो आपने बहुत अच्छी बात ये बताई हमें कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ न चीजें सोच लेते हैं, या फिर कुछ हमारे इमोशंस जैसे गिल्ट, फियर, इसको हम अपने अंदर रखते हैं, इस वजह से ही हमें ये फिजिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं अपने लाइफ में. और इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेन्ड. और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया स्टार्टिंग में ही कि हमें कैसे अपनी लाइफ में ये सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए. तो सरप्रानी जी, अब आते हैं आपकी किताब पर. तो इस किताब का क्या टाइटल रखा है आपने, और ये किताब लोगों के लिए किस तरीके से मदद करेगी, किसके लिए लिखी गई है ये किताब? तो थोड़ा सा आप अपने किताब के बारे में बताइए. ये मोस्टली पेशेंट जो भी इस तरह के फेज में जा रहे हैं, या तो उनका डायग्नोसिस चल रहा है, या फिर वो केमो के प्रोसीजर के थ्रू जा रहे हैं, या फिर ऑपरेशन में जा रहे हैं, और उनका केयर टेकर जो उनके केयर लेते हैं. तो दोनों के लिए ये गाइडलाइंस है. इससे आपको पता चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड बॉडी कनेक्शन का, वो जो भी मैंने रिसर्च किया है उसका पता चलता है. तो आप क्या ध्यान देते हो कि मुझे मेरा माइंडसेट सही रखना है. जब आप ऐसे वाले स्टेज में डायग्नोसिस में आते हो ना, बहुत ज्यादा फियर होता है. लगता है कि अब क्या आगे मैं जिंदा रहने वाली हूँ या नहीं, मेरी बॉडी सही से फंक्शन करने वाली है या नहीं. और कैंसर में मोस्टली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपके जो भी बॉडी पार्ट में वो नट क्रिएट हुआ है उसको काट के निकालना है. अच्छा. तो आपको उस टाइम पे अपनी बॉडी के लिए इतना इनसिक्योरिटी फील होता है कि अगर वो बॉडी पोर्शन से वो पार्ट निकल जाएगा तो मेरा नॉर्मल फंक्शनिंग रहेगा या नहीं, क्या मैं अभी जैसे लाइफ जी रही हूँ वैसे जी पाऊंगी. और नेक्स्ट है आपका फिजिकल पोस्चर, वो भी चेंज होता है. केमो के थ्रू आप जाते हो तो बाल झड़ जाते हैं, आपका इम्यूनिटी बहुत लो रहता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बाहर मत जाओ, तो आपका बाहर जाना भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है. और ये 2-4 दिन का प्रोसीजर नहीं है. आप सोचोगे कि हाँ 2-4 दिन की बात है तो मैनेज कर लेंगे, महीनों का प्रोसीजर है. 6-7 महीने से लेके साल भर तक लग सकते हैं. आपका कौन सा स्टेज है, कौन सा लाइन है, कौन सा टेस्ट चल रहा है, ऐसे करके. और बहुत सारे टेस्ट होते हैं यार, जान निकल जाती है उसमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड बॉडी कनेक्शन आपको अंडरस्टैंडिंग होती है. सेकंड है, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज जो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किए और मेरे लिए काम किया कि मैं इस स्टेज पे भी पॉजिटिव मेंटेन कर पाऊँ. तो वो वाली चीजें मैंने बताई हैं, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज. और आपको थोड़ा सा रेजिलियंस मेंटेन करना है. आप कैसे अपने आपको रेजिलियंस मेंटेन करोगे वो मैंने बताया है. और केयर गिवर कैसे सपोर्ट ले सकते हैं, उनको भी जो स्ट्रेस होता है वो उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया है बुक में. वाह, सबसे पहले तो सरप्रानी जी, मैं आपको सल्यूट करना चाहूंगी कि आप इतने पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे थे, फिर भी आपने किताब लिखने की सोची. आपके दिमाग में सबसे पहले आया कि मैं लोगों की कैसे मदद करूं. नहीं तो ऐसे मेंटल स्टेट में अगर आप होते हो, ऐसे फिजिकल स्टेट में आप होते हो, मुझे नहीं लगता आप अपने अलावा किसी और के बारे में सोच पाते हो. बट आपने किताब के लिखने के बारे में सोचा, आपने टाइम इन्वेस्ट किया, आपने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की सोची. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, एंड सीरियसली इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग. सो
मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको अपनी बीमारी के बारे में कैसे पता चला और आपका सफर कैसे रहा, मतलब जैसे आई एम श्योर आपने बुक में भी बताया होगा, बट हाँ, आपको कैसे पता चला? एक्चुअली बहुत दिन पहले, मोस्टली ड्यूरिंग द मार्च एंड अप्रैल ऑफ 2023, तो मुझे लग रहा था मेरे लोअर एब्डोमेन में कुछ तो हार्ड जैसा फील हो रहा है। ओके। मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। हम्म। तो आप जैसे क्या होता है आजकल हम ऐसा ही करते हैं कि कुछ भी को इंटरनेट में सर्च कर लेते हैं। करेक्ट। बिल्कुल। हाँ, और अभी मैं 40+ हूँ, तो मैंने हम्म। क्या डाला, 40+ वुमेन गोइंग थ्रू लोअर एब्डोमेन सिकनेस, व्हाट्स द रीजन। तो मुझे गूगल ने सर्च करके बताया कि ये प्री मेनोपॉज सिंड्रोम हो सकते हैं। बिल्कुल। आपको उसी एरिया में पेन फील होगा, आपको स्टिफनेस फील होगा, ये सारे चीजें। और कुछ में आ गया कि 40+ हो जाते हो ना, आपका एब्डोमेन एरिया में फैट जमा हो जाता है। अच्छा। और कुछ आया जैसे हो सकता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, माइट बी हम्म। योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ऑल्सो। तो मैंने क्या किया, मैंने घर पे भी पूछा, घर पे बताया सबने कि तू तो योगा करती है ना, बहुत ज्यादा कर लिया होगा इसीलिए तो पेट में दर्द हो रहे हैं। कोई बोला कि हाँ ये भी तो हो सकता है ना, 40+ ही हो गए, मैंने पोस्ट वाली सिंड्रोम कुछ भी हो सकता ज्यादा है। कुछ योगा कर तो लिया ऐसे है। करके जो सारे कंफ्यूजन थे, मैंने सबको अप्लाई कर दिया खुद के ऊपर। मैंने विदाउट वहां पे नहीं, कंसल्टिंग डॉक्टर। बिल्कुल, मैंने वहां पे सोचा कि क्या थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम होगी, क्यों जाना डॉक्टर के पास। बिल्कुल। और आजकल जैसे हम लोग थोड़ा सा फियर रहता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2-4 टेस्ट लिख लेते हैं, फिर बिल्कुल। बोलेंगे ये कराओ, फिर वो कराओ। और उस टाइम पे आप जैसा सोचते हो आपको सारे एविडेंस इसी टाइप से मिल जाते हैं। अरे पता बिल्कुल। है इसको ना कुछ भी नहीं था और डॉक्टर ने इसे ऑपरेशन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो उसको तो कुछ भी नहीं था, खाली ऐसा डाइजेशन प्रॉब्लम था, वो भी ऐसे गई थी उसका, देखो ऐसा ऑपरेशन होके अभी घर फियर पे फियर बैठी आ है। जाता है मन में, राइट। हाँ, तो आप जैसा सोचोगे वैसे ही एविडेंस आते हैं। ये थोड़ा सा मिराकुलस है, मुझे पता नहीं है कैसे क्यों आता है, पर आप जैसे सोचते हो वैसे ही होता है। तो मुझे भी वैसे ही एविडेंसेस मिलते गए, मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं। पहला तो मेरे 2 बच्चे सिजेरियन हो चुके हैं, तो मुझे पेट के ऊपर कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मुझे राइट। डॉक्टर को नहीं दिखाना है। अभी मैंने घरेलू सब शुरू कर दिया, कभी सौंफ पानी, कभी जीरा पानी, कभी थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन का जो ज्यादा सा एक्सरसाइज, कभी डाइजेशन सही नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक बढ़ा लिया। ऐसे करके फिर बच्चों का एनुअल एग्जाम गया, समर वेकेशन गया, बच्चे फिर होता है ना नाना नानी के घर जाना है, ऐसे सब में बिजी होते होते सबको प्रायोरिटी देते देते मैंने खुद को प्रायोरिटी देना छोड़ दिया। और नेक्स्ट था जैसे मेरा फाइनेंशियल भी थोड़ा सा चल रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे पहले जॉब के लिए ट्राई कर लूं, फिर बाद में हेल्थ का कभी भी देख लेंगे। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा जॉब के ऊपर सर्चिंग में लगी हुई थी, मुझे खुद के ऊपर ध्यान नहीं था। तो इसीलिए मेरा सारे मिस्टेक मैंने उसको इतना डिले किया। और मुझे कभी कभी पछतावा होता है कि काश में पहले इनिशियल लेवल में पता हो जाता तो शायद ये कैंसर केमो ये सब नहीं होता, शायद खाली राइट। ट्यूमर जैसा ही निकलता और सिंपल ऑपरेशन में सब कुछ हो जाता। तो वही मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ भी पता चले ना, आप ऐसे इंटरनेट में दूसरों से पूछने में हाँ और क्या मतलब। करने में, वो 2-4 बिल्कुल। दिन के लिए सही है, अगर लॉन्ग रन में कुछ हो रहा है आपको स्टेप लेना ही है। दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही हाँ, कहा मैम आपने। सो जब आपको जैसे पहली बार पता चला कि आपको कैंसर है और हाँ, आपको जो आप इतने टाइम से सोच रहे थे, मतलब आई एम श्योर ये तो दिमाग में भी नहीं होगा कि ये कैंसर भी हो सकता है, तो जब बिल्कुल आपको नहीं था। पता चला तो आपके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था, मतलब व्हाट वाज योर माइंडसेट और कैसा रिएक्शन था आपका जब आपको फर्स्ट टाइम ये बात पता चली कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कैंसर की वजह से थी? पहली बार तो कुछ भी यकीन नहीं हुआ कि नहीं मेरे साथ ऐसे कैसे होगा। मैं तो इतने एक्टिव हूँ ना, मैं तो सबको हेल्प करती हूँ, तो मेरे साथ तो ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा क्या होता है, कुछ भी होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हे भगवान, मैंने क्या किया था तुम्हारा, तुमने राइट। मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इंस्टेंटली हम वही विक्टिम माइंडसेट में आ जाते हैं। तो भगवान को ब्लेम करें, फैमिली को ब्लेम करें,
और दूसरों सबको ब्लेम करा कि सबका कंट्रीब्यूशन है, आज नहीं तो मुझे तो कुछ भी नहीं होता। राइट। पर खुद को नहीं देखा कि मैंने इतना टाइम तक खुद को भी नेग्लेक्ट किया हुआ था। तो वो वाली स्टेज थी। और नेक्स्ट है, हम जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं, पहली बार में हमें वो नाम लेना भी ना बहुत दिक्कत होता है, बिल्कुल। खुद तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कोई अगर पूछता है कि रिपोर्ट में क्या आया, तो तो वो मैं एक्सेप्टेंस। बोलूँगी हाँ कुछ आया है, पता नहीं क्या आया है। तो इसीलिए हम जैसे पेशेंट के लिए कैंसर का बहुत सारे नाम नाम है। जैसे आप बता सकते हो कि मैलिग्नेंट है ट्यूमर, और एक बात बता सकते हो कि कार्सिनोमा है। तो ऐसे करके आप वो टर्म्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में बता सकते हो। जैसे मेरे रिपोर्ट में लिखा गया था CA ओवरी, तो मैं कुछ भी बोलूंगी हाँ मेरा ब्लड रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है, उसी की वजह से CA ओवरी लिखा गया है। पर मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे कैंसर हुआ है। समझ गई। तो हाँ। सो जैसे जो कैंसर होता है वो हाँ हमारे, जैसे आई एम श्योर कि सबने कैंसर वर्ड बहुत सुना हुआ है, बिल्कुल। फैमिलीज में अपने आसपास लोगों को देखा हुआ है। तो ये कैंसर हाँ हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? मतलब जैसे जब हमें पता चल गया है कि हमें कैंसर है, तो हमारी डे टू डे रूटीन जो होता है, जैसे आपके बच्चे हैं, आपकी हाँ। जॉब है, आपका काम है, तो कैसे इफेक्ट किया उसने डे टू डे लाइफ को? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, कैंसर एक डिजीज है जिसमें आपका कोई भी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू अबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगता है। उसका कोई जगह नहीं है कि ये जगह पे होगा वो जगह पे नहीं होगा। आपने सुना होगा किसी को ब्लड में होता है, किसी को ब्रेन में होता है, किसी को इंटेस्टाइन में होता है, और किसी को कहीं पे। तो ये कहीं पे भी हो सकता है। कोई भी abnormal टिश्यू जब बढ़ने लगता है abnormally तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लिमिट एक्सीड हो जाता है, तो वो बन जाता है आपका ट्यूमर। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया था कि 2018 में 1 out of 6 डेथ इज कॉज्ड बाय कैंसर। तो हम जो सोचते हैं, मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी लग रहा था कि दिस इज वेरी रेयर रेयर डिजीज। जब तक मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर के चक्कर लगाए, तब मुझे पता चला कि अरे यहाँ पे तो हजारों की भीड़ लगी है डॉक्टर के सामने, बिल्कुल। ये कहाँ से रेयर डिजीज हो गया। जब तक खुद पे नहीं बीतती हमें, तब तक उसका पता नहीं चलता। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, इसने बताया कि 2022 में, ठीक है, 100 में से 100 लोग अफेक्टेड थे बाय कैंसर। अच्छा। तो ये एवरी इंडिया में, ये इंडिया का रिपोर्ट है। तो 9 लोगों में से एक को कैंसर होने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, ये मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं। और नेक्स्ट है डे टू डे लाइफ में, आपने जैसे पूछा कैसे अफेक्ट करता है। फर्स्ट तो आपको फियर, इंस्टेंटली फियर आता है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। फिर आप आ जाओगे नेट में सर्च करने, कैंसर पेशेंट से नहीं होता। फिर है एक्चुअली। जैसे मेरा ओवरियन था, फिर ओवरियन कैंसर पेशेंट इन इंडिया। तो ऐसे करके मैं सर्च करने लग जाऊंगी। फिर उसमें देखूंगी उनका डेथ रेट क्या है, सर्वाइवल रेट क्या है, क्या प्रोसीजर से हमें जाना पड़ता है। पर उसमें मुझे इतना कुछ खास मिला नहीं। खाली मुझे मिला कि मनीषा कोइराला का वही ओवरियन कैंसर था, पर उसका कुछ भी डिटेल नहीं है। जैसे मनीषा कोइराला ने ऑपरेशन लिया, या केमो हुआ, या पहले हुआ कि बाद में हुआ, क्योंकि वो अब्रोड चली गई थी। और मैं यहाँ पे छोटी सी जगह पे हूँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हूँ, जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और कुछ इतना ट्रीटमेंट का है नहीं। या तो आप मुंबई जाओ TMS, नहीं तो इसी में गवर्नमेंट में ही काम चलाओ। तो उसी के लिए मुझे बहुत ज्यादा फियर था डेथ का। और नेक्स्ट था, मुझे गिल्टी लग रहा था कि कहाँ मैंने गलती कर दिया, कहाँ काश मैं 5 महीने पहले चली जाती तो क्या होता। तो ऐसे बहुत सारे फियर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही होते हैं उस टाइम पे। बिल्कुल, आई एम श्योर ऐसे फियर। और एक्चुअली कैंसर का नाम ही ऐसा है कि लोगों के दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव सिनेरियो आता है कि ऐसा ही होगा। उसका एक हाँ आउटकम है जो दिमाग में हमारे सेट है कैंसर के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तो जैसे आपकी, जब जब आपको ऐसा डिटेक्ट हो जाता है कैंसर है आपको, और यू आर सफरिंग थ्रू दिस डिजीज, सो आसपास के नेबर्स का, सोसाइटी का
कैसा बिहेवियर रहता है एक कैंसर पेशेंट की तरफ, क्योंकि आपने तो ये खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आपके नेबर्स, आपकी सोसाइटी, कैसा हाँ। बिहेवियर रहता है आपकी तरफ एज अ पेशेंट? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी। मेरे बच्चों के साथ हमेशा आफ्टरनून में वो लोग साइकिलिंग करेंगे और मैं पीछे उनके चलते हुए जाऊँगी कि मेरा इवनिंग वॉक हो रहा है। और मैं थोड़ा-सा सोशली एक्टिव भी रहती हूँ सबके साथ। तो इंस्टेंटली मेरा क्या हुआ, मैं बाहर जाना बंद हो गया। हम्म। और जैसे गाड़ी चलाना और बाहर बच्चों के स्कूल, जैसे मैं पहले पिक एंड ड्रॉप कभी भी करती थी, तो वो सब पहले बंद हुआ। तो सबके क्वेश्चंस थे कि क्यों नहीं आ रही है? उसको करेक्ट। क्या हुआ है? तो उस टाइम पे सबको हमने बताया कि थोड़ा-सा लोअर एब्डोमेन में पेन है, उसी के वजह से डॉक्टर को दिखा रहे हैं। तो वो हम्म। तो 2-4 दिन का चीज़ है नहीं। आपको बार-बार इतने सारे टेस्ट होते हैं कैंसर के लिए। पूरा मैंने बिल्कुल। लिखा है बुक में 2-4 पेज का खाली टेस्ट के नाम। तो अच्छा। हाँ, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और जब बाल झड़ने लगते हैं ना, आप जब केमो ले लेते हो तो 15-20 दिन के अंदर आपके सारे बाल झड़ जाएँगे। या तो आप बाहर जाना अवॉइड करोगे या फिर रूम के अंदर ही रहोगे, कहीं करेक्ट। खिड़की में से कोई देख ना ले, स्पेशली घर में फॉर अ कोई। फीमेल, स्पेशली फॉर अ हाँ, फीमेल। हाँ, घर में कोई आता है तो अरे तुम्हारे बाल तो ऐसे कैसे झड़ रहे हैं? क्या हो गया तुम्हें? तेल-वेल लगाओ, कुछ तो ट्रीटमेंट लो, ऐसे बोलते रहते हैं। और जब आप कैंसर बोल देते हो कि आई एम डायग्नोस्ड विद कैंसर, तो आपको वो अनटचेबल जैसा बिहेवियर करते हैं। हम्म। अगर बेड पे बैठे होंगे, बात करते होंगे, जैसे ही सुनेंगे वो फटाक से खड़े हो जाएँगे। हाँ, थोड़ा-सा डिस्टेंस कर लेंगे, वहाँ से जंप करके कैंसर रूम में घुस जाए। तो वो वाली चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट और सेल्फ पिटी होने लगता है। खुद के ऊपर तरस आ जाता है कि क्या हो गया मेरे साथ? जी बिल्कुल, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं एक्चुअली लोगों के दिमाग में कि छूने से हो सकता हाँ, है, या ये सब मिथ्स होते हैं लोगों के दिमाग में। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डाउट होने लगता है उनको और ऐसे-ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप उनको जवाब भी नहीं दे पाओगे। या तो पूछेंगे तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा, कहाँ दर्द होता है? कैसे दर्द होता है? केमो लेने में कैसा फ़ील होता है? या तो ऐसे पूछेंगे, नहीं तो पूछेंगे हाँ, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। तुम कैसे हैंडल कर लेते हो? तुम्हारी सिचुएशन में और कोई होता ना, अभी तो पता नहीं मर ही जाता। और नेगेटिव हो जाता है इंसान। जी। हाँ, तो ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होता है कि आप कैसे खुद को एक्सेप्ट उस चीज़ करते हो। को बिल्कुल, खुद बिल्कुल, को एक्सेप्ट करोगे तभी ना जाके आप दूसरों के सामने बोल पाओगे। नहीं तो ऐसे सुन के आप घर पे 1 घंटा बाथरूम में बंद करो और रोने लगो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो मैम जैसे आपके बच्चे हैं, तो हुँ। उनको उन्होंने कैसे लिया इस न्यूज़ को? क्या आपने उन्हें बताया कि आपने उनको नहीं बताया? मतलब हाउ डिड योर चिल्ड्रन टेक दिस? मैंने नहीं बताया पहले। अच्छा। बहुत ट्रीटमेंट चलता रहा। डायग्नोसिस में ही 1 महीना चला गया। फिर हम लोग इधर से उधर ये डॉक्टर, वो डॉक्टर ऐसे कंसल्टेशन करते रहे, क्योंकि हम लोग ऐसे स्टेज में नहीं थे कि मुंबई चले जाएँ। हस्बैंड का जॉब रहता है, बच्चों का स्कूल रहता है, तो सब कुछ छोड़ के इंस्टेंटली जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये तो बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन गए और आ गए। अगर आप जाने का सोचते हो तो वो आपके ऊपर फाइनेंशियली भी बर्डन होता है। नेक्स्ट है आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी, फिर बच्चों का एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा, कहाँ उनको छोड़ें, उनका स्कूल बंद हो जाएगा या चलेगा, कैसे होगा? तो सब कुछ एडजस्टमेंट करते-करते नहीं होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वो गायनेक जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट, वैसे वाले कॉम्बिनेशन में बस 2-3 ही डॉक्टर्स हैं पूरे उड़ीसा में। अच्छा। तो उनको सजेस्ट किया और थोड़े ऐसे ही खाली गायनेक स्पेशलिस्ट को भी सजेस्ट किया। फिर सबने बताया कि वो गवर्नमेंट डॉक्टर के पास चले जाओ, क्योंकि वो हुँ, एक ही इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, कैंसर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तो लाखों की भीड़ रहती है और वो लोग एफिशिएंट है। प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओगे तो पता नहीं वो लोग कैसे ट्रीट करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे करके हम लोग वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले गए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने हमें बताया कि नहीं, पहले आपको केमो ले लो। ये बहुत क्रूशियल जगह पे है आपका ट्यूमर, जहाँ पे आपका रेक्टम, ब्लैडर, ओवरीज और जो भी चीज़ें होती हैं, यूट्रस वगैरह सब कुछ कनेक्टेड है। तो पहले वो ट्यूमर कम हो जाए, फिर जाके ऑपरेशन हो सकता है। तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे तैयार ही नहीं थी ऑपरेशन के लिए। जैसे मैंने बताया, मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी सी सेक्शन में ही हुए हैं। मुझे लग रहा था ऑपरेशन को तो कैसे ही करके टालना है।
अगर हो सकता है केमो में मेल्ट हो जाए, कौन जाने। करेक्ट। और तो मैंने केमो को ही प्रेफर किया। केमो को जैसे लिया तो उसी टाइम पे मेरे बाल वाल झड़ने शुरू हो गए। तो बच्चों को उसमें बहुत ज्यादा अपसेट फीलिंग हुआ। उन्हें लगा कि मम्मी तो नहीं बता रही है, पता नहीं कुछ ना कुछ हो रहा है उनके अंदर। और आजकल इंटरनेट की तो वजह से बच्चे थोड़े दे आर स्मार्ट। हाँ, और मैंने देखा बच्चे इतने अंडरस्टैंडिंग हो गए उस टाइम पे। खुद के कपड़े साफ करना, खुद से खाना खा लेना, कुछ भी डिमांड ना करना। सैटरडे हो, संडे हो, कुछ भी जाने का नहीं, कुछ खाने का नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और फाइनली मैंने अपने बड़े बेटे को बताया, क्योंकि मैंने पहला 3 केमो सेशन लिए, उसके बाद भी मेरा ट्यूमर के साइज़ में कुछ भी अफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो वो जो डॉक्टर के पास मैं जा रही थी, उन्होंने मुझे पूरा रेड फ्लैग दिखा दिया, पता नहीं आप सर्वाइव भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम बहुत डर लगा। मुझे लगा कि मरने से पहले एटलीस्ट मैं बड़े बेटे को तो बता ही सकती हूँ, तो मैंने उसी टाइम पे बड़े बेटे को बताया। पर ये डे टू डे लाइफ में आपका तो सब कुछ चेंज ही हो जाता है। आपका बार बार हॉस्पिटल जाना, डायग्नोस्टिक सेंटर जाना, डॉक्टर के पास जाना, फिर वो केमो इफेक्ट, सब कुछ होता है। जी। या सो ये सब चीजें जब हमारे शरीर में हो रही होती है, उससे हमारे मन का क्या रिश्ता होता है? मतलब जैसे कि ये सब चीजें तो हमारे शरीर में हो रही है, कीमो भी हो रहा है, हमारे शरीर में वीकनेस होगी, आई एम श्योर आप हाँ बहुत लेथार्जिक हो गए। तो ये सब हाँ हमारे मन और शरीर का उस समय क्या रिश्ता बन जाता है? हाँ, इसमें क्या होता है, आप पहले जब वो डायग्नोसिस होता है, वो तो मैं बोली आपको फियर आ जाता है कि आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फिर हम लोग जैसे सोसाइटी में सोचते हैं ना, जैसे बुखार हो गया कि तुमने ज़्यादा पानी में थोड़ा-सा एक्सपोज़र हुआ होगा या फिर ठंडी में इसीलिए तुम्हें बुखार हो गया। तो वैसे ही हम कैंसर को ले लेते हैं, पता नहीं क्या अनाप-शनाप खा रही होगी, जंक फूड खाया होगा या और कुछ खाया होगा। तो हम पहले वो फिज़िकली ही लेते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों को लेते हैं, बिना अपने माइंडसेट को लिए। और करेक्ट। मेरे केस में तो वो सब नहीं था। मैं तो ना जंक फूड ले रही थी, मैं तो फिजिकली एक्टिव थी। तो फिर मुझे क्यों ऐसा हुआ? और मेरे जनरेशन में किसी को भी कैंसर नहीं है। ओके। तो वहाँ पे मैंने महसूस किया कि नहीं, ये तो कुछ अलग ही सीन है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कैसे भी करके कैंसर हो जाए। और अभी आप लोग देख सकते हैं, बहुत बच्चों को भी बहुत होता है ये। तो यस। यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा लेवल अलग है। आप यकीन करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, पर वो बोलते हैं अगर आपका कोई भी इमोशनल ट्रॉमा रह जाता है, तो वो आपके जनरेशन पास भी कर सकता है। जैसे अभी आप शायद मर गए, पर नेक्स्ट लाइफ में जब आप आते हो सकता है वही इमोशनल ट्रॉमा आपके वही बॉडी पार्ट को अफेक्ट करके आप पैदा हो जाओ। या तो यस, माइंडसेट का तो बहुत रोल है, जितना कि मैं बोल रही हूँ। आई थिंक पॉजिटिव रहना उस समय बहुत जरूरी होता है, विल पावर बहुत बिल- जरूरी होती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो सबसे ज्यादा, जैसे अभी आपने एक फियर नाम लिया, सबसे ज्यादा फियर के अलावा में और कौन से इमोशंस हैं उस वक्त जो एक पेशेंट को इफेक्ट कर रहे होते हैं? लाइक फियर इज वन ऑफ देम। और हाँ, कौन से इमोशंस फियर है, हैं? जैसे मैंने बताया रिजेंटमेंट। हम्म। आपको लगा नॉर्मल सी सिचुएशन है, बॉस को ना बोलने में, लेकिन आपको हिचक हुई। हम्म। आप ना हाँ बोल पा रहे हो ना ना बोल पा रहे हो। तो आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आप बोल कुछ रहे हो, आप फिर कुछ कर रहे हो। हम्म। ठीक है, जहाँ हम्म। पे आपका वो अलाइनमेंट नहीं रहता है कि आप जो बोलो वही बात सोचो और वही बात आप अपने एक्शन में भी दिखाओ, बिल्कुल। वहां पे आपका बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करता है। हम्म। वहां पे आपका इनर बीइंग समझ जाता है बॉस ये तो खुद के साथ भी ट्रूथफुल नहीं है। तो गॉट इट। आपका वो ट्रस्ट लेवल खुद में सेल्फ डाउट के जैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो मोस्टली 4 चीजें, फियर, रिजेंटमेंट, गिल्ट और क्रिटिसिज्म, यही 4 है जिसके वजह से कैंसर और ऐसे बहुत सारे बीमारियां होते हैं। और इसका इतना पावर है, आपका इमोशन में जाके वो आपके बॉडी के जेनेटिक्स भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग रन में रहे। पहले क्या हो रहा था, हम लोग गुफा में रहते थे, कहीं हम्म। शेर आ गया, कहीं भालू आ गया, तो इंस्टेंटली हम एकदम प्रोटेक्शन के मोड में आ गए। फिर धीरे धीरे हमारा बॉडी कूल डाउन हो गया। अभी वो वाले फियर हम फेस नहीं करते। अभी हम दूसरे तरह के फियर फेस करते हैं, जिसको
हमें लॉन्ग रन में उसको माइंड में प्ले करते रहते हैं। हम खुद को बिल्कुल। वहां पे विक्टिम दिखाते रहते हैं कि हम्म। हाय मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, देखो मैं इतनी कैपेबल, मैं आके कहाँ फंस गई, हम्म। मुझे ऐसे सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना था लेकिन मैंने नहीं कर पाई। अगर आप वर्किंग हो तो आपको गिल्ट आता है कि घर पे बच्चे अकेले हैं, पता नहीं क्या करते होंगे। अगर आप घर पे हो तो आपको लगता है कि अरे मैं तो कितना अच्छा काम कर रही थी, अभी तो देखो 100 रुपए 200 रुपए के लिए भी मांगने पड़ते हैं, जस्टिफाई करना पड़ता है खुद को बिल्कुल। कि ये मेरा खर्चा वैलिड है, आप मुझे दे दो। कहाँ मेरे बिल्कुल। पास हजार लाखों ऐसे ही रहते थे। हम्म। तो वो वाली चीज़ों में ना आप जो खुद को तरस दिखाते हो, आप सोचते हो कि नहीं इसमें तो मैं खुद को किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ ना, पर आप खुद को ही हार्म कर लेते हो। आप खुद के साथ सच्चे नहीं होते, आप खुद के इमोशंस को रिलीज करना नहीं जानते। राइट। या बिल्कुल। सो जो ये फियर होता है उससे हमारी हाँ बॉडी की इम्यूनिटी कैसे इफेक्ट कर रही है, मतलब क्या लिंक है इसके बीच हाँ, इसका मैं बताऊंगी रिधिमा। अगर आप कभी बहुत खुश हो, में? आज आपका बर्थडे है, केक काटा जा रहा है, कहाँ से गिफ्ट मिल रहे हैं, जी। आप बहुत खुश हो, तो हम्म। आपके चेहरा कैसा लग रहा है अभी बताओ? बहुत ग्लोइंग हैप्पी। कर रहा है, शाइनिंग हो रहा है, आपको अंदर जी। से बहुत हैप्पी फील हो रहा है। तो हैप्पीनेस जी। में वो जो सारे डोपामाइन और सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ऐसे कुछ जो रिलीज बहुत होते हैं अच्छे बॉडी। वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अभी उसका उल्टा सोचो, आप बहुत फियर में हो, पता नहीं मेरा जॉब में तो इस बार आने वाली है बॉस, मुझे पता नहीं इस बार बोनस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर हाउस होल्ड सिचुएशन में पता नहीं, अरे यार इसके लिए मुझे झगड़ा ना होना पड़े, मुझे ये हम्म। झगड़ेबाजी नहीं चाहिए। चाहे कैसा भी हो सिचुएशन, हाँ बोलो और उसको निपटाओ, हम्म। क्यों इतने झगड़े में घुसना। हम्म। तो आप ऐसे सोचते हो, तो उसमें आप क्या सोचते हो, कुछ इम्यूनिटी का होता होगा, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते होंगे। होते होंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल, उसी में आपका वही हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके बॉडी में नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। हम्म। ठीक है, मैं वो पर्टिकुलर नाम नहीं बता पा रही हूँ, कुछ मेडिकल टर्म है तो मैंने याद किया हुआ था, भूल गई। नो तो प्रॉब्लम। वो वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो वाले हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली आपका, कहीं पे भी फियर है, आप वो हम्म। जगह से निकलना चाहते हो, तो आपका क्या होगा, सारे आपके इम्यूनिटी सिस्टम एक जगह पे जमा हो जाएंगे, आपके माइंड में जमा होके आपको डिसीजन मेकिंग आपका फास्ट कराएंगे, बॉडी से स्वेटिंग होने लगेगी, आपका एनर्जी लेवल इंस्टेंटली हाई हो जाएगा। पर आपने वो रिलीज नहीं किया, उसको आप कभी भी घर पे खाली बैठे हो उसी को प्ले करते जा रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो आपके वो ही एक्शंस बार बार चल रहे हैं। बार बार जनरेट हो रहे हैं, राइट। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी में वो ताकत नहीं रहती। आप जैसे सोचो कोई सेना है, उसको बोलो कि बार बार अरे अभी तो जंग छिप चुकी, चलो 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 सब चले, फिर पता चला नहीं नहीं अभी कुछ नहीं है, आ जाओ, फिर दस हम्म। पंद्रह मिनट गया, आप कभी खाली बैठे हो, फिर अरे चलो 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 जंग चलिए चले। तो ऐसे करते करते आप क्या करोगे, वही सेना को डाउन ही कर रहे हो ना, उनका वो हम्म। स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो इम्यूनिटी हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो बिल्कुल। वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। कभी आपका वो सिचुएशन भी आ जाता है तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, आपको हेडेक हो जाता है, आपके बॉडी में पेन होने लगता है, तो ऐसे बिल्कुल। करके आपका इम्यूनिटी भी डाउन होने लगता है। फिर ऐसा करके आपका जब ट्यूमर होता है, फिर आपके इम्यूनिटी में वो स्ट्रेंथ नहीं रहता कि वो ट्यूमर के अगेंस्ट वो लड़े और आपको बचाए, क्योंकि उन्होंने उन लोगों ने तो बहुत बार बचा लिया, पर आप तो वही फियर को बार बार प्ले कर रहे हो। अभी क्या हम्म। हुआ, ट्यूमर को वो लोग नहीं बचा पा रहे हैं, ट्यूमर को उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो हम्म। ट्यूमर बढ़ने लगेगा आपके आ अंदर। गया। हाँ Got it, got it. सो जैसे आपने 4 फैक्टर्स बताए थे, उसमें से एक हाँ फैक्टर रिजेंटमेंट भी है। सो हाँ, रिजेंटमेंट हमारी बॉडी में क्या करता है और कहाँ से आता है? रिजेंटमेंट के बारे में मैं बहुत बोल चुकी हूँ अभी तक, मुझे लग रहा है कि आप कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, हम्म। तो वो बन गया आपका रिजेंटमेंट। हम्म। चाहे वो आपके ऑफिस के माहौल में हो, फैमिली के लेवल में हो, फाइनेंस के लेवल में हो, या फिर बच्चों के लेवल में हो, कहीं पे भी हो सकता है, कुछ भी रिलेटेड वो आ सकता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने ध्यान दिया, उसको आपने बार बार प्ले किया और खुद को गिल्ट में डाला। हम्म। गिल्ट कहाँ पे आ जाता है, आप जितने भी फूड लगाओगे वो सारे गिल्ट है। हम्म।
ठीक है? मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे माहौल में ऐसे रिप्लाई कर देती तो अच्छा हो जाता। तो वो राइट। सारे हो गए गिल्ट। फियर हो गया, आप जो आउटकम का सोच के खुद के माइंड में प्ले कर रहे हो। पता नहीं जॉब चला जाएगा, पता नहीं बोनस नहीं आएगा, पता नहीं मैं टाइम पे पहुँचूँगी, नहीं पहुँचूँगी, पता नहीं झगड़ा हो जाएगा। ये सारे हो गए आपके फियर। फिर आपका आ गया क्रिटिसिज्म। अगर आपके घर पे कुछ है जो आपको बार-बार क्रिटिसिज्म करते हैं, तो मैं नहीं वो बोल रही भी। हूँ कि अच्छा अच्छा वाला क्रिटिसिज्म नहीं है। आपको बार-बार बोलते हैं, "अरे! ये तो कैसे हँसती है यार, तुम थोड़ा तो पोलाइट हो लिया करो, हम्म, हम्म। इतना बड़ी बात नहीं है।" वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है। लेकिन वो हमारी अंदर भरता जाता है। बिल्कुल, आपके कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। आप कैसे चलते हो, कैसे दिखते हो, किसी के आँखों के ऊपर कमेंट आ गया, किसी के दाँत के ऊपर आ गए, किसी के बाल के ऊपर आ गए, स्पेशली तो फीमेल्स आपने है, उसको कैसे लिया? फीमेल्स इस चीज से बिल्कुल, सबसे ज्यादा गो थ्रू करती है, राइट। हाँ। तो उसमें ही क्या हो गया, क्रिटिसिज्म आपको सही नहीं कर रहा है। आपके माइंड में वो गिल्ट पैदा कर रहा है। और क्या राइट। बताया मैंने? फियर, क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट, गिल्ट। गिल्ट। तो गिल्ट आ गया उसी में, शुद्ध-शुद्ध मुझे तो ये करना था। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को हैम्पर करती हैं। यस। तो जब आप जैसे आप इतनी बड़ी बीमारी से जब जूझ रहे होते हो, जब आप इतनी बड़ी बीमारी में होते हो, आपने जैसे कहा रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, कभी कीमो हो रहा है, तो डेफिनिटली ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर समय पॉजिटिव रहेंगे। आपके पास नेगेटिव थॉट्स तो आएँगी ही आएँगी। तो जब हाँ, नेगेटिव थॉट आपके पास आती है, तो आप उसे कैसे दूर रखते हैं और कैसे वापस से फिर उस पॉजिटिव माइंड फ्रेम में जाते हैं? बिकॉज़ आई एम श्योर हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेगेटिव आए ही ना, आएगा तो सही। सो दूर हाँ। कैसे करें? हुँ, तो ये मैं बोलूँगी आपका बीमारी क्या कोई भी नॉर्मल सी सिचुएशन होती है। आप 3 तरह के रिस्पॉन्स दे सकते हो। या तो आप उसको एक्सेप्ट करो, हुँ, या तो आप उसको कुछ करो कि वो चीज़ें चेंज हो जाएँ, हुँ, या तो आप वो सिचुएशन से दूर आ जाओ, अच्छा। हुँ, है ना? तो पहला स्टेप क्या हुआ? एक्सेप्ट ही करना है। जब क्योंकि तक दूर तो मैं जाते विक्टिम माइंडसेट में हूँ, हुँ, जब तक मैं गॉड को ही कोसे जा रही हूँ कि आपकी वज़ह से सब है, आपके वज़ह से सब है, तब मैं देख रही हूँ कि मेरा तो कुछ भी कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मेरा तो 3-3 केमो भी हो गए पर मेरा ट्यूमर के ऊपर इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ। बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ? तो एक्सेप्टेंस के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं, मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। राइट, पहला राइट। चीज़ है मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि येस आई एम गोइंग थ्रू दिस स्टेज एंड ऐसा कोई नहीं है कि मैं ये पृथ्वी से बाहर की नहीं हूँ कि कैंसर तो चाहे दूसरों को हो लेकिन मुझे कभी ना हो। बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ें मुझे एक्सेप्ट करनी है। दूसरा स्टेप आ जाता है नॉन रेजिस्टेंस कि मुझे उसको और रेजिस्ट नहीं करना है। मुझे वो नाम लेने में खुद को डरना इतना नहीं। गिल्ट में नहीं डालना है। हुँ, हुँ। मुझे दूसरों को अगर कोई कुछ पूछ लेते हैं, ऐसा ना हो कि मैं बाथरूम जा रही हूँ करके उधर से भाग के आना है। तो मैं जी, अभी क्या करूँगी उसको फेस करूँगी कि हाँ, हुँ, चलो ये हुआ है एंड दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आई एम राइट नाउ गोइंग थ्रू। अगर मैं नॉन रेजिस्टेंस पार कर गई, फिर मैं सोचूँगी कि सॉल्यूशन क्या है? अभी आई एम फेसिंग ऑल दिस सिचुएशन, अब मैं कैसे सॉल्यूशन करूँ? क्यों ना मैं थोड़ा-सा पॉजिटिव हो जाऊँ? क्यों ना मैं डॉक्टर को देखूँगी कि उसी के वजह से ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है कि मैं अच्छी हो जाऊँ। बिल्कुल। फिर मैं डॉक्टर को क्यों नेगेटिवली ले रही हूँ? फिर मैं कुछ भी टेस्ट हो जाए, मेरा 2 दिन तक बुखार क्यों चढ़ जाता है कि अरे बाप रे! टेस्ट होने वाला है। हुँ, क्योंकि जो एंडोस्कोपी, थोरैक्स वगैरह टेस्ट होता है, हर चीज़ में वो कॉन्ट्रास्ट डालते हैं। बिल्कुल। थोरैक्स जब हुआ ना, उसमें तो 2 घंटे तक लगा कि माइंड सुन हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। और एंडोस्कोपी में पता होगा आपको, आर्टहोल से वो अंदर तक लेके वो टेस्ट करते हैं, क्या है अंदर तक। तो बिल्कुल, बहुत सारे वैसे ही टेस्ट हैं और बहुत मुश्किल होते हैं। पर जब बिल्कुल। आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि दीज़ आर ऑल फॉर डायग्नोस्टिंग माय लेवल ठीक है प्रॉपर्ली, जी। तो हुँ, आप रेजिस्ट नहीं करते हो। बिल्कुल। सो इतनी बड़ी बीमारी जो हुई कैंसर, उसके बीच में आपने अपनी लाइफ़ का ये अर्थ, उद्देश्य जैसे आप बात कर रही हैं, जैसे आपने किताब लिखी है लोगों के लिए, लोगों को आप जागरूक करना चाह रही हैं कि कैसे एक पेशेंट, एक केयर गिवर कर सकता है। तो ये सब आपने कैसे सोचा कि एक इतनी बड़ी बीमारी के बीच में आप ऑलरेडी हैं, आप बच्चे देख रही हैं, हॉस्पिटल्स देख रही हैं, तो आपने अपनी ज़िंदगी का ये अर्थ, उद्देश्य कैसे ढूँढा इस बीमारी के बीच? ये एक्चुअली तब मैंने ढूँढा जब मेरी जो डॉक्टर पहली वाली डॉक्टर जो थी, जिन्होंने रेड फ्लैग दिखा दिया और तो आगे कुछ होने वाला नहीं और वो उन्होंने इतना सारा कुछ सिम्पटम बताया, मुझे वो सारे सिम्पटम्स नहीं आ रहे थे। जैसे बोल रहे थे कि आपके तो ऐसे उलझे हुए हैं वो ट्यूमर,
आपको तो स्टूल में ब्लड आता होगा, आपका यूरिन ढंग से पास नहीं करता होगा, आपको पेट में दर्द होता होगा, आप तो चल भी नहीं सकते होगे। तो मुझे वो सिम्पटम्स 1-2 थे, जैसे ब्रेथलेसनेस फील हो रहा था, पर ये वाले सिम्पटम्स नहीं थे। मैं उनको बोल रही हूँ, नहीं-नहीं मुझे तो ये वाले सिम्पटम्स नहीं है। तो बोल रहे हैं देखो आगे जाके ऐसे सिम्पटम जाके ऊपर दिखाना। और तो उसके बाद मुझे इतना रोना आया, फिर मैंने आके बेटे के सामने कन्फेस भी किया कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है। वो जबकि छोटा है, अभी 12 साल का है। मैं उसे बोलना भी नहीं चाह रही थी। फिर मुझे लगा कि अगर सच में मुझे कुछ हो गया, तो मेरा बेटा तो सोचता हुआ रह जाएगा कि मम्मा का तो कुछ नहीं हुआ था और वो बोल रही थी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर कैसे ये सब हो गया? तो मैंने बोला, उस रात में बहुत रोई। मुझे लगा मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या चाहती हूँ? क्या मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल सी हाउसवाइफ की लिविंग करके मैं मर जाऊँ और मरने के बाद सब बोलें कि हाँ एक कैंसर पेशेंट थी और ऐसा हुआ, झेल नहीं पाई, मर गई। तो कुछ तो करूँ कि मैं अगर रहूँ या ना रहूँ, दूसरों को भी कुछ मदद मिल जाए कि वो अपने लाइफ में ढंग से डिसीजन ले पाएँ। जैसे मुझे उस टाइम पे गिल्ट था कि मैंने क्यों पहले ऑपरेशन नहीं कराया। वो और एक डॉक्टर थे जो मुझे बोल रही थी कि पहले तो ऑपरेशन करा लो, उसके बाद वो ट्यूमर को चेक करके उसी के हिसाब से हम केमो देंगे। पर उस टाइम पे तो मैं तैयार नहीं थी ना, इसीलिए तो मैं डॉक्टर डॉक्टर चेंज कर रही थी। इसमें मुझे किसी दूसरे को तो ब्लेम ही नहीं करना है। तो मुझे वही लगा कि कैसे क्या करूँ कि दूसरे को थोड़ा-सा मदद मिल पाए। और जैसे आप उस टाइम पे थोड़ा-सा करेज लेवल वो स्पिरिचुअलिटी में आप जब जाते हो, आपको लगता है कि द लाइफ इज़ नॉट एंडिंग हियर, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड लाइफ आल्सो। तब आपको लगता है कि मैं कुछ तो करूँ कि मेरा नाम रहे। तो ठीक है। बहुत अच्छा है, बिकॉज सी जो चीजें आपने अपने यहाँ पे मिस कर दी, जैसे ऑपरेशन मिस कर दिया, मे बी अर्ली डायग्नोसिस मिस कर दिया, मे बी आपकी बुक पढ़ के कोई वो चीजें गलतियां दोहराए नहीं और उस चीज को जल्दी कर ले, तो ये बहुत ही अच्छा थॉट है मैम। तो इन सब चीजों में स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारी हेल्प करती है? आई एम श्योर इस जब हम इतनी प्रॉब्लम में होते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। सो बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करती है हमें इस चीज में, हाँ, इस जगह पे? आप जब वो लेवल हो जाता है ना, तो वो थ्रेशोल्ड में खड़े होते हो कि लाइफ और डेथ, क्या करना है? क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ भी तो मेरे हाथ में नहीं है, जी। तो मैं क्या करूँ? बहुत दिन तक कोस लिया भगवान को कि सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, पर वो कुछ भी काम नहीं आया। मैं जब तक बिल्कुल। नेगेटिव रहती थी, मेरा सारे ब्लड रिपोर्ट सब कुछ वैसे ही आता था। सब नेगेटिव है, राइट। तो क्यों ना थोड़ा-सा उल्टा देख लूँ? जो मैं अपने क्लाइंट को सिखाती हूँ कि पॉजिटिव रहा करो, वो अपने फैमिली लाइफ में सिचुएशन में सिखाती हूँ। तो क्यों ना जी। मैं ये वाले सिचुएशन में उसको थोड़ा-सा अप्लाई कर लूँ। तो बिल्कुल। वहाँ पे आ गया मेरा स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ भी नहीं है, आप जो हायर पावर के ऊपर अगर बिलीव करते हो, अगर आप बिलीव करते हो कि कोई तो है ऊपर, जो ये सन, मून, अर्थ सबको चला रहा है और एग्ज़ैक्ट एंगल में चला रहा है। इसी के बिल्कुल। लिए हमारे अर्थ में ही लिविंग बीइंग्स हैं और कहीं पे भी नहीं है। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ और मुझे भरोसा आया कि अगर मेरा लाइफ है और आगे चल रहा है, देन डेफिनेटली समथिंग बिगर इज कमिंग टू मी। बिल्कुल। कुछ तो पर्पस है जो मुझे फुलफिल करना है। और अगर मैं मर भी जाती हूँ बाई चांस, तो हो सकता है मेरा ये जर्नी इधर तक था, आगे नहीं करेक्ट। था। तो एनी हाउ वॉट एवर द मोमेंट आई एम गेटिंग राइट नाउ, मैं क्यों ना उसे अच्छे से जी लूँ। हाँ, प्रेजेंट में जी लूं, राइट। बिल्कुल। तो उसी में आपका वही सारी चीज़ आ जाती है कि जैसे आपको ढंग से अच्छा सोचना है, मेडिटेशन करना है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है? आपको खुद से पूछना है, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप क्यों इस धरती पे आए हो? आप जब मर जाओ तो खुद के लिए आप क्या आइडेंटिटी छोड़ के जाना चाहते हो? बिल्कुल। तो वहाँ पे ही स्पिरिचुअलिटी का आता है सब कुछ। जी। सो सही ट्रीटमेंट, जैसे ये हाँ, एक इतनी चीजें हैं जो सही ट्रीटमेंट होती है और एक्सरसाइजेस होती है, हुँ। उससे कितनी मदद मिल सकती है, मतलब इस चीज को ओवरकम करने के लिए? हाँ, पहला तो है आपको राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेना है। अच्छा। आपको डायग्नोसिस के लिए लेट नहीं करना है।
फिर आपको जो भी डिसीजन आता है वो डिसीजन आप कैसे लोगे। जैसे मुझे किसी का भी पता नहीं था किसने क्या किया, इसीलिए तो मैं अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना के बैठी थी कि केमो से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे राइट। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर मुझे कोई किसी का हेल्प होता, कोई कम्युनिटी होता, तो मैं शायद सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे ले पाती, या फिर सही सही डॉक्टर के पास भी जा पाती कि हाँ ये डॉक्टर के पास मुझे सही से इलाज मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं नंबर देख के जाऊँ, गवर्नमेंट में जाती हूँ तो लाखों हजारों खड़े हैं, मैं भी उनके बीच में खड़ी हो गई। तो वो वाली एक चीज है। और नेक्स्ट है, आप दूसरे सारी चीज, जैसे हम लोग क्या होता है ना, मदर अर्थ को टोटली इग्नोर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, माइंडसेट को सही रखने के लिए आप देखोगे, अगर आपको सन एक्सपोजर नहीं मिला 2-3 दिन तक, तो आपको डिप्रेशन में आप आ जाओगे, क्योंकि आप है बंद ना। कमरे में रहोगे, राइट। बंद कमरे में रहते हो, आपका एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम्म। हम लोग चाहे जितने मेटेरियलिस्टिक हो जाएं, हमें मदर अर्थ के साथ कनेक्शन में रहना है। और दूसरा है, आप केमो का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में। और उस टाइम पे आप अगर फिजियोथेरापी वगैरह कुछ ले सकते हो, या फिर न्यूट्रिशियस फूड लेते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको कम्प्लीमेंटरी हेल्प करती हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ट्रीटमेंट मतलब और कुछ दूसरा ऐड करना है, जो ये ट्रीटमेंट के साथ कम्प्लीमेंटरी जाए। जी। जैसे आप सॉइल का यूज़ कर लो, नंगे पैर थोड़ा बाहर घूमना, थोड़े जी। से सनराइज के अंदर बैठ जाना, जब जी। भी पानी पियो थोड़ा-सा ग्रैटिट्यूड के साथ पीना, कि ये सब तो हमें मिल रहा है ना, नहीं तो बहुत लोग हैं जिनको ये सारे भी नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल और सही। स्पेशली मुझे खुद से ये लगा, हमारे भुवनेश्वर में एक नहीं, उड़ीसा में एक एक्सीडेंट हो गया था, चेन्नई एक्सप्रेस का, बहुत लोग मर गए उसमें। हम्म। तो मैंने उस इवेंट को खुद के साथ रिलेट किया। मुझे हम्म। लगा मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स तो अच्छे होंगे, पर इंस्टेंट में कुछ हो जाएगा, 1 मिनट में आपको पता नहीं चलेगा कि आप मर गए। तो कौन-सा वाला इवेंट अच्छा है? डेफ़िनेटली ये वाला, क्योंकि बिल्कुल। इसमें मुझे डिसीज़न लेने को मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, मैं खुद के लिए सोच पा राइट, रही हूँ। राइट, राइट। बिल्कुल सही। या जैसे आपने बताया था कि ये बुक केयर गिवर्स, बिकॉज़ एक तो होता है पेशेंट जो गो थ्रू कर रहा हाँ, होता है इस जर्नी से, एक होते हैं उसके आस-पास के लोग, मे बी उसके हस्बैंड, मे बी पेरेंट्स, हाँ, बच्चे। तो जो केयर हाँ। गिवर्स होते हैं, उनको ये बुक कैसे हेल्प कर सकती है? केयर गिवर्स को 2 तरह की हेल्प मिलेगी। जैसे पहला है, आपको पेशेंट की इमोशन समझनी होगी। हुँ। आपको नहीं पता पेशेंट अभी कौन से लेवल में जा रहे हो, लेकिन केयर गिवर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। उनका तो टाइम इधर-उधर हो जाता है, उनका जो भी शेड्यूल होता है रेगुलर का, वो चीज़ें इधर-उधर हो जाता है। तो बहुत सारे केयर गिवर्स मैंने देखा है हॉस्पिटल में होंगे, और कंप्लेन करते रहते हैं कि इतने बार आना पड़ता है, इतना टाइम चला जाता है, ऐसा होता है। तो वो जी, कंप्लेंट का इफ़ेक्ट डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर पड़ता है। पेशेंट को, बिल्कुल पेशेंट सही। सोचता है या सोचती है कि देखो आज मेरा हालत ऐसा है, जिसके वजह से मेरे हस्बैंड को या फिर जो भी केयर गिवर है उनके, उनका लाइफ भी मेरे वजह से हैम्पर हो रहा है। वो और तो नेगेटिविटी। हाँ, तो और नेगेटिविटी आ जाता है, उसको रोना आता है, और उस सिचुएशन में आप ट्रस्ट नहीं करोगे, कोई भी मेडिसिन काम नहीं होती। मैंने देखा है बहुत से केमो पेशेंट उल्टी करते रहेंगे, बॉडी में इतने रैशेस हो जाएँगे, और वो बैठ भी नहीं पा रहे होंगे, सर में इतना चक्कर जैसा लग रहा होगा, कुछ भी नहीं कर पाते होंगे, और उधर वो रिलेटिव उनको गाली देता रहेगा कि कुछ भी ढंग से नहीं, ना तो देखो वो मैडम को देखो, वो तो केवल हो रही है, तुम्हारे जैसे नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पे हुँ। मुझे वो केयरगिवर का रोल समझ में आया। और दूसरा है, जो भी केयरगिवर है उसको थोड़ा-सा सिम्पैथेटिक होना पड़ता है, और उसका भी टाइम जैसे जा रहा है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो दूसरों को भी मदद कर पाएँ। मदद तो करें, वो वाली बिल्कुल। चीज़ें हैं, और अगर ज़्यादा जानना है तो बुक करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मिस सुब्रानी जी की बुक अवेलेबल है अमेज़न पे, और अच्छी बात ये है कि आज ही अवेलेबल हुई है। हाँ, प्लीज़ गो अहेड एंड बाय दिस बुक। अगर आप या आपके घर में कोई या आपके नोन में कोई कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर कोई है ऐसा जो कैंसर के लिए केयर गिविंग कर रहा है, सो प्लीज़ इस बुक में सुब्रानी जी ने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, जो गलतियां भी उन्होंने की हैं वो भी बताई हैं, जो उन्होंने फॉलो की हैं प्रैक्टिकल चीजें वो भी बताई हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड बाय दिस बुक, बिकॉज आई थिंक ऐसी किताबों से आपको बहुत हिम्मत भी मिल सकती है, और
बहुत जगह जहाँ पे आपको ऐसा लॉस्ट फील होता है, जहाँ पे आपको नहीं पता चलता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसकी भी हेल्प मिल सकती है. सो Amazon लिंक हमने कमेंट सेक्शन में डाला है मैम की बुक का, सो प्लीज गो अहेड एंड परचेज दिस बुक. सो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि कैंसर से पहले वाली सिब्रानी और अब जो इतनी बड़ी ट्रीटमेंट्स और इतने टेस्ट से जूझ चुकी है, वो सिब्रानी में क्या अंतर है? मतलब क्या आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा अपने अंदर? ओके, तो कैंसर से पहली वाली शिवानी थोड़ी सी विक्टिम माइंडसेट की थी, जो हर चीज में सोच रही थी कि गलती कहाँ हो गई, कभी खुद की कभी दूसरों की. और कैंसर की बाद वाली शिवानी जो है, वो अभी लाइफ को बहुत अहमियत देती है, और जो भी मोमेंट्स मिलते हैं उसे हर मोमेंट गॉड से गिफ्ट जैसा ही लगता है, और उसे खाली दिखता है कि मैं इसको कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करूं, कि मुझे अंदर से वो फुलफिलमेंट आए कि यस, आई लिव्ड अ वर्थ लिविंग लाइफ. तो वो वाली चीजें हैं. और दूसरा है, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए हैं, जो भी मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के जर्नी में सीखा. बहुत सारे प्रैक्टिसेस भी डाले हुए हैं, और मैं सोचती हूँ कि डेफिनेटली हेल्पफुल होगा जो भी ये बुक को खरीदेंगे. ऐसा नहीं मैंने कैंसर स्पेसिफिक बोल दिया कि उस टेस्ट में गई तो ज़्यादा रिलेटेबल हो सकता है, पर कोई भी आपका कोई भी डिजीज होता है, पॉजिटिव माइंडसेट आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो. और ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये हर रोज का आपको आदत डालना पड़ता है. जैसे आप खुद को दुखियारी समझना आदत डाले हो इतने सालों से, अब मैं बोलूंगी वो आदत को थोड़ा सा तो छोड़ के देखो. अगर वो चीज ने आपको सर्व नहीं किया अभी तक, अभी आप फंसे हुए हो और आप सोच रहे हो कि इसका क्या वे आउट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये बुक डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. जी. सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आपने अपना वक्त निकाला, आज आप हमारे इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े. सो कुछ आखिरी मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को, जो आपको देख रहे हैं या जो फ्यूचर में ये वीडियो देखेंगे? हाँ, तो एक्चुअली इसमें मैसेज है, आप हम लोग जो भी लिविंग विंग्स हैं, हमें कहीं ना कहीं क्रिएटर ने तो क्रिएट किया है, तो आपको वो सरेंडर करना होगा, खुद के ऊपर वो फेथ एंड बिलीव रखना होगा. और जैसे अभी मैंने बताया कि आपका नेगेटिव माइंडसेट ने आपको कहीं पे भी सर्व नहीं किया, ना आपके लाइफ में, ना आपके फाइनेंस में, ना आपके रिलेशनशिप में. हमारे जो भी एरियाज होते हैं ना, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, और कुछ भी हमारा जो होता है कि दूसरों को कुछ दे के जाए, लेगासी छोड़ के जाए. तो अगर किसी ने भी आपको नहीं हेल्प किया, आपके नेगेटिव माइंडसेट ने, आप ये वाला चीज ट्राई करके देखो. एक चीज में थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है, और दो चार चीजें ट्राई कर लो. और भी कुछ हेल्प चाहिए होता है, देन यू कैन कनेक्ट टू मी एट माई मेल ID. यस. एंड आई सो एम हियर हम टू रिप्लाई. बिल्कुल मैम की ईमेल आईडी वी आर डिस्प्लेइंग ऑन स्क्रीन. अगर कोई भी है जो इस किताब के बारे में या उनकी जर्नी के बारे में उनसे कनेक्ट करना चाहता है, दे कैन राइट टू हर ऑन हर ईमेल आईडी. और जो किताब खरीद रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, प्लीज उसकी रिव्यूज दीजिएगा Amazon पे, बिकॉज आई थिंक एक ऑथर के लिए रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं. सो प्लीज रिव्यूज देना मत भूलिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा. एंड थैंक यू सो मच मिस्टर Rani for joining us. And we थैंक यू really, रिधिमा. and as a team, as a team of AB, I really salute your spirit. We are really inspired that आप जैसे लोग हैं दुनिया में, जो खुद तो इतना सफर कर रहे हैं लेकिन स्टिल लोगों के बारे में सोच रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू रिधिमा फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू. थैंक यू. थैंक यू. So thank you everybody for joining in. I think today's event was actually very inspiring, और आज हमने seriously बहुत कुछ सीखा मिस सबरानी की स्पिरिट से. So thank you so much everybody, and we will be back with another book launch event very soon. Till then, if you've not subscribed our channel, please subscribe our channel, hit the bell icon, ताकि आप ऐसे अच्छे इंटरव्यूज, अच्छे लोगों से बातचीत मिस ना करें. So thank you everybody. Thank you for joining in.